स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स अब हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है? ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विद द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब इसमें हम डिफॉर्मेबल बॉडी से रिलेटेड ही सारी स्टडी करेंगे। जितना भी आएगा इसमें जो जो चीजें आएंगी सब डिफॉर्मेबल बॉडी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेस, स्ट्रेंथ एंड प्रेशर। ये तीनों चीजें हमें समझना जरूरी है कि स्ट्रेस, स्ट्रेंथ और प्रेशर में क्या क्या डिफरेंस है, क्या चीजें होती है ये। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जेनरेट होती है। स्ट्रेस क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। जैसे ही हम लोड लगाएंगे तो जो बॉडी होगी, एक बॉडी होगी, उसके अंदर से जो रेजिस्टेंस डेवलप होगी, जितनी हम लोड लगाएंगे, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने कोई लोड पी लगा दिया, जितना हमने लोड लगाया है उतनी ही इसमें जो स्ट्रेस होगी वो जेनरेट होगी, जो कि इसको अपोज करेगी पूरी लोड को। ठीक है, जो जेनरेट होगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। ये क्यों आएगी? ताकि ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, और ये डिपेंड करेगी एरिया पे। एरिया पे डिपेंड करेगी। स्ट्रेस का हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। ठीक है, वो एरिया पे स्ट्रेस डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके बाद आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। मतलब जो स्ट्रेस कितनी आ सकती है मैक्सिमम बिफोर अ बॉडी फेल्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मतलब ये जो बॉडी है, अगर पी लोड लगाया, फिर हमने पी प्लस पी लोड लगा दिया, फिर एक और पी, मतलब 3 टाइम्स पी लोड लगा दिया, हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी कुछ ना कुछ तो लास्ट लिमिट होगी ना जहां तक ये रेजिस्ट कर सकती है बॉडी। उससे ज्यादा तो रेजिस्ट कर नहीं पाएगी। सपोज ये 3p तक लोड रेजिस्ट कर सकती है, उसके बाद इसमें डिफॉर्मेशन आने लग जाती है। इसका मतलब 3p इसकी क्या है? इसकी स्ट्रेंथ है। मतलब यहां तक ये रेजिस्ट कर सकती है, ये इसकी स्ट्रेंथ होगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बिफोर अ बॉडी फेल्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन लोड एंड एरिया। अब ये लोड और एरिया, जैसे ये लोड पे और एरिया पे डिपेंड कर रही थी, ये डिपेंड नहीं करेगी। ये एक बॉडी की अपनी स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम लिमिट होगी, और ये फिक्स्ड होगी, मतलब ये कांस्टेंट होगी। ठीक है, और ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है एक बॉडी की। ठीक है, और ये स्ट्रेस जो होती है वो जेनरेट करी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल नॉर्मल लोड पर यूनिट एरिया। एक्सटर्नली जो लोड लगाया जा रहा है, ये देखो एक्सटर्नल, ये दोनों इंटरनल थे। ठीक है, स्ट्रेंथ और स्ट्रेस दोनों इंटरनल था। ठीक है, और ये जो है ये एक्सटर्नल नॉर्मल लोड पर यूनिट एरिया हो जाएगा प्रेशर। कैन एक्ट बोथ ऑन रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। दोनों पे ये एक्ट कर सकता है। प्रेशर जो होगा डिफॉर्मेबल और रिजिड बॉडी दोनों पे एक्ट करेगा। डिफॉर्मेबल बॉडी वो हो जाएगी जिसमें डिफॉर्मेशन आएगी, सिंपली, है ना। रिजिड बॉडी वो होगी जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। रिजिड बॉडी हम जनरली किसको बोलेंगे? जैसे हमारे पास रिजिड सपोर्ट्स होते हैं। अगर हम किसी को सपोर्ट को, किस सपोर्ट को हम रिजिड बोल सकते हैं? जिसमें जैसे कि अगर हमारे पास फिक्स सपोर्ट होता है ना, फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, हम इसमें क्या है, फिक्स सपोर्ट की हेल्प से रिएक्शन एक वर्टिकल में भी आती है, एक हॉरिजॉन्टल में भी आती है। मतलब ये वर्टिकल में भी मूवमेंट नहीं होने देता है एक बीम की, या फिर हॉरिजॉन्टल में भी मूवमेंट नहीं होता है, और फिर उसके बाद रोटेशन भी नहीं होने देता। रोटेशन भी थीटा 0 डिग्री होता है ना, तो ये रोटेशन भी नहीं होने देता है। ये एक ऐसा रिजिड सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट जो होता है वो एक रिजिड सपोर्ट होता है, वो कोई कहीं से भी इसकी डिफॉर्मेशन नहीं होने देता। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको रिजिड सपोर्ट बोल सकते हैं। तो वैसे ही रिजिड बॉडीज होती है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, ना के बराबर होती है, तो वो बॉडीज जो होंगी उसमें भी प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक है, अब हमें याद रखना है प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल होगा, स्ट्रेंथ जो होगी वो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, और स्ट्रेस जो होगी वो जेनरेट होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें एक और चीज याद रखनी है। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस दो फॉर्म्स में हो सकती है। एक तो टोटल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, यूनिट स्ट्रेस भी कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार स्ट्रेस की यूनिट होगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखते हैं, या फिर किलो न्यूटन। इस तरीके से टोटल स्ट्रेस जो होगी वो किलो न्यूटन में होगी। अगर इसी को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे
मतलब जितनी लोड है उसको एरिया से डिवाइड कर दिया, जो एरिया एक जिसके ऊपर लोड लग रहा होगा उस एरिया से डिवाइड कर दिया जो उस पोर्शन को, तो उससे हमें यूनिट स्ट्रेस मिल जाती है। हम जनरली स्ट्रेस की यूनिट यही वाली लेके चलते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये हमें यूनिट स्ट्रेस हम देखते हैं एक बॉडी के ऊपर क्या यूनिट स्ट्रेस आ रही है, वही हम हमेशा उसी की स्टडी करते हैं, उसी को हम स्ट्रेस बोल के चलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में सबसे पहले सिंपल या डायरेक्ट स्ट्रेस जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन। ये जो स्ट्रेसेस होती हैं ये डायरेक्ट लोडिंग किस तरीके से हमने अप्लाई करी है उस पे, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आएगी सिंपल टेंशन या फिर सिंपल कंप्रेशन। It occurs when load is in line with the axis of the member। मेंबर के एक्सिस में ही लोड लगा होगा। ठीक है, जैसे एक्सियल लोडिंग होगी, जैसे ये जो है, ठीक है, ये अगर एक सपोज एक मेंबर है, एक मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर हमने इस तरीके से दोनों साइड से एफ फोर्स लगाई हुई है, मतलब हम इसको दोनों साइड से पुश कर रहे हैं एक हिसाब से, मतलब प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं इसको, तो उससे क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि स्ट्रेस कौन सी होगी यहाँ पे होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अगर इसी मेंबर को हम इस तरीके से दोनों साइड से पुल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से यही फोर्स एफ फोर्स से हम दोनों साइड से खींच रहे हैं, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है सिंपल शियर स्ट्रेस। सिंपल शियर स्ट्रेस क्या होता है, इट अकर्स व्हेन इक्वल parallel and opposite forces tends to cause surface to slide relative to the adjacent surface। इक्वल पैरेलल और ऑपोजिट फोर्सेस लगे होंगे, जैसे ये एक सपोज एक सरफेस है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ से एक एफ फोर्स लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ से लगाई जाएगी एफ फोर्स, और अब इसका जो सरफेस होगा यहाँ से ये जो होगा यहाँ पे ये ऑपोजिट एक फोर्स लगाएगा ना, यहाँ पे ये बॉडी जो होगी इसके अंदर ही एक ऑपोजिट फोर्स ये लगाएगा जो कि होगी ऑपोजिट नेचर की होगी, बट इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जो कि इसको अपोज करेगा और इसकी डायरेक्शन भी पैरेलल है। देखो ये वाली दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन पैरेलल है और ऑपोजिट नेचर है इसका, और ये इक्वल है दोनों। ठीक है, तो ये वाली जो होगी ये हो जाएगी, इसमें इस टाइम पे सिंपल शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस में सबसे पहले टॉर्शनल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इस तरीके से होंगी, इनके ऊपर कंप्लीट चैप्टर्स आएंगे तो हम इसको बाद में ही देखेंगे। और कंबाइंड स्ट्रेसेस में आ जाएगी यही जो दोनों स्ट्रेसेस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन में अगर कॉम्बिनेशन में लगेंगी तो उसको कंबाइंड स्ट्रेसेस बोला जाएगा। और इसके बाद आती है रिप्रेजेंटेशन। हमें पता है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन, इन सब चीजों में एक एक मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज में एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होती है, ये सब हमें पता है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे मोमेंट, टॉर्क, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी एक मैग्नीट्यूड होगा और दो डायरेक्शंस होगी। इसकी दो डायरेक्शंस होंगी और एक मैग्नीट्यूड तो होगा ही। ठीक है, तो अब जैसे इसमें एग्जांपल है स्ट्रेस, स्ट्रेन। ठीक है, ये दोनों टेंसर क्वांटिटीज है। इसके बाद आता है स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज रेफर्ड एज स्ट्रेस टेंसर। मतलब कि एक जो पॉइंट पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट ऑफ स्ट्रेस की, उसको हम स्ट्रेस टेंसर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से सिग्मा आई जे के फॉर्म में हम स्ट्रेस को डिनोट करेंगे। अब आई और जे क्या, आई इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट विच स्ट्रेस इज एक्टिंग। एक जो स्ट्रेस होगी वो जिस प्लेन पे एक्ट कर रही होगी उसकी परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उसको हम आई बोलेंगे, और जे जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, आपने देखा होगा ऐसे सिग्मा एक्स वाई या फिर सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई जेड, जेड एक्स जेड वाई, या कुछ भी हम इस तरीके से आपने देखी होगी, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास एक 3D में डायग्राम है। यहाँ पे मैं इसकी एक्सेस भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है,
ये हो जाएगी, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी और ये जेड एक्सिस होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगी। ये मैं फिर से एक बार अच्छे से, हाँ ये हो गई, ठीक है। तो अगर हम देखें ये वाला कौन सा प्लेन हो गया, हमें क्लियरली दिख रहा है ये वाई जेड प्लेन हो गया, ये वाला, ठीक है, ये जो डार्क प्लेन है, ठीक है। ये यहाँ अब वाई जेड प्लेन है, तो जो प्लेन है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट विच स्ट्रेस इज एक्टिंग, मतलब कि सबसे पहले इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी, अगर ये वाई जेड प्लेन है तो मतलब एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और अब ये किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, अब ये किस डायरेक्शन में है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स एक्स। सिमिलर वे में यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा वाई वाई। कैसे आएगा, ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है ना। हमें पता है ये देखो ये है एक्स एक्सिस और ये वाली है जेड एक्सिस, है ना, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम ये वाला प्लेन देख लें तो ये कौन सा प्लेन है हमारे पास, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया। तो मतलब कि इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, इसकी परपेंडिकुलर आएगी जेड डायरेक्शन हो जाएगी, और ये लाई भी जेड डायरेक्शन में कर रही है, तो ये स्ट्रेस जो हो जाएगी सिग्मा जेड जेड आ जाएगी यहाँ पे। अब इसकी जो बाकी स्ट्रेसेस है वो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से देखेंगे। देखो अब ये जो होंगी ये शेयर स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, अब जो ये प्लेन है हमें अभी भी पता है कि ये किस प्लेन पे लाई कर रही है, वाई जेड प्लेन पे ही लाई कर रही है, और यहाँ पे ये वाई जेड प्लेन पे लाई करेंगी, तो मतलब कि दोनों का जो हमारा सबसे पहले इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स एक्स ही आ जाएगी दोनों में, यहाँ पे भी एक्स आएगा यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। तो मतलब अब ये तो हमें पता चल गया, अब ये किस डायरेक्शन में है, हमें पता है ये वाई डायरेक्शन में है ये वाली, तो यहाँ पे y आ गया। अब ये z डायरेक्शन में, तो यहाँ पे z आ गया। सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी इसी तरीके से दो और स्ट्रेसेस बनाएंगे, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आ जाएंगी यहाँ सिग्मा, हमें पता है ये y और x प्लेन है, तो मतलब कि यहाँ पे तो क्लियर है कि ये z ही आएगा पहले दोनों में, ठीक है। z जो होगी वो इन दोनों की परपेंडिकुलर स्ट्रेस होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या आएगा, अब ये वाली जो है किस डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में, तो यहाँ y आ गया, और ये x में है तो यहाँ x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसी तरीके से अगर हम ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा सिग्मा और सिग्मा, ये आ गया y और x प्लेन, तो मतलब इन z और x प्लेन, तो मतलब इनके पहले आ जाएगा y y, y जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन है। अब ये कौन से प्लेन में है, ये x, ये कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, ये x में है और ये z में, तो इस तरीके से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अब इसी को रिप्रेजेंट किस तरीके से आपने देखा होगा करा हुआ, ये इसको हम इस तरीके से एक बार मैं फिर से ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा ये जो हम एक्स वाई वाली की बात कर रहे हैं ना, यहाँ सिग्मा एक्स वाई या फिर एक्स जेड, इस तरीके से जो है ये शेयर स्ट्रेसेस है, आपने इसको हमेशा टाउ के फॉर्म में देखा होगा, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी, ये आ जाएगा टाउ एक्स वाई, ठीक है, इस तरीके से। और ये आ जाएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक इसके ऑपोजिट इधर आ जाएगा, हम एक ही लिखेंगे, ठीक है। शेयर स्ट्रेस हमेशा पेयर में होती है, शेयर स्ट्रेस हमेशा देखो अगर हम 2D में देखें इस तरीके से पेयर्स में होगी, ये वाली हो जाएगी इस तरीके से हो जाएगी, ये आ गया सपोज अभी अगर हम 2D में देख रहे हैं तो x और y है ना, तो ये आ जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे टाउ एक्स जेड, इस तरीके से 2D में है ये, तो मैं उस तरीके से बता रही हूँ कि हमेशा ये वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमेशा पेयर में होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट जैसा हमने अभी अभी देखा था, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगी टाओ एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया और ये लिख दिया मैंने यहाँ टाओ, ये आ जाएगा एक्स जेड, ठीक है, ये आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ जो है ये आ गया टाओ जेड एक्स और ये आ गया टाओ जेड वाई, ठीक है। और इसी फॉर्म में हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा टाओ वाई जेड और ये आ जाएगा टाओ वाई एक्स, ठीक है।
इस तरीके से। और यहाँ पे हमें पता है कि तीनों परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएंगी, ये आ जाएगी सिग्मा जेड जेड, ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स। अब ये थोड़ा हौच पौच हो गया, बट आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा, और जिसको हम बोल देंगे स्ट्रेस टेंसर। अब इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको हम स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स बोलेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी स्ट्रेसेस इन मैट्रिक्स फॉर्म इज रेफर्ड एज स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, जिसको हम पता है किस तरीके से लिखेंगे। इसे हम लिख देंगे इस तरीके से, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स होगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एक्स एक्स। पहले यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारी सिंपल स्ट्रेसेस हो जाएंगी, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये जेड जेड हो जाएगा, वाई वाई जेड जेड, ठीक है। फिर उसके बाद टाओ, यहाँ पे वाई एक्स, यहाँ पे टाओ एक्स वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे टाओ एक्स जेड और टाओ वाई जेड, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी का ऑपोजिट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा टाउ जेड एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टाउ जेड वाई, ठीक है, इस तरीके से होगा। और आपको याद रखना है कि टाउ एक्स वाई जो होगा और टाउ वाई जेड जो होगा, वाई एक्स जो होगा, सॉरी, ठीक है, ये जो होगा इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, ये हमेशा इक्वल होंगी। ये क्यों इक्वल होंगी, किसके अकॉर्डिंग इक्वल होंगी, ये हमेशा मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाते हैं। मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हो। अब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करा होगा, तो आपको हमेशा यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स को हमेशा याद रखना है। अगर सपोज यहाँ पे 1 2 3 और 5 7 8 9 10 11 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब आपको डायरेक्ट इसके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं दिया जाता है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली आपको इसके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, तो आपको याद रखना है, ये इस पूरी मैट्रिक्स को हमेशा याद रखना है। ये इसी तरीके से होगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो होंगी ये इस तरीके से सिग्मा एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड के फॉर्म में, और यहाँ पे एक्स वाई, फिर उसके बाद एक्स जेड, फिर उसके बाद वाई जेड, ठीक है। और ये इसका ऑपोजिट दोनों जो होंगे ये रिवर्स में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, डायगोनल के ऑपोजिट। स्ट्रेस हमने जान लिया। अब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस। एक स्ट्रेस के द्वारा जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी उसके बारे में हमें स्ट्रेन बताता है। अ पैरामीटर विच डिफाइंस द इंटरनल इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल डिफॉर्मेशन, ठीक है, जितनी इंटरनल डिफॉर्मेशन आई है उसकी इंटेंसिटी हमें स्ट्रेन बताता है। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपने इस तरीके से देखा होगा डेल्टा एल अपॉन एल, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा, मतलब जो चेंज इन लेंथ होगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कितना चेंज आया है डिफॉर्म, मतलब चेंज कितना आया है कोई फोर्स लगाने से। जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, यहाँ पे हमने इसको कंप्रेस कर दिया, अब चेंज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कंप्रेस करने से ये बॉडी सपोज इसकी लेंथ कम हो गई, ठीक है, डेल्टा एल से हम कम कर दी, सपोज हमने यहाँ पे ये एल था, ये आ जाएगा एल माइनस डेल्टा एल, तो मतलब डेल्टा एल का चेंज आ गया, तो ये आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, इस तरीके से आ जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है इसमें स्ट्रेन के जो टाइप्स है उसमें सबसे पहले आता है नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में साइज चेंज होगा बट शेप इज कांस्टेंट, इस फिनोमिना को हम डायलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेन जो है, जैसे इस तरीके से हमारे पास एक बॉडी है, हमने इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाई, दोनों साइड से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स लगाने से ये बॉडी जो है इस तरीके से बन गई, ठीक है, ये इस तरीके से बन गई है, यहाँ पे ये एफ फोर्सेस दोनों साइड से लगी हुई हैं और ये इस तरीके से बन गई। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो, ये इसकी एल लेंथ थी और यहाँ पे लेंथ डिक्रीज हो गई, एल माइनस डेल्टा एल बन गया ये, ठीक है, डेल्टा एल लेंथ इसकी कम हो गई सपोज। और यहाँ पे विड्थ अगर हमारे पास जो है इसकी सपोज हमारे पास बी थी, तो ये हो जाएगी बी प्लस डेल्टा डेल्टा बी, ठीक है, मतलब विड्थ थोड़ी इंक्रीज हो गई है। बट इसमें आप देख सकते हो
कि ये दोनों जो है एल और बी अलग अलग है। यहाँ पे अभी भी ये जो इसकी वैल्यू है बी प्लस डेल्टा बी और एल माइनस डेल्टा एल, इन दोनों की वैल्यूज अभी भी अलग आ रही हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप है, शेप जो है अभी भी रेक्टेंगुलर है, वो कांस्टेंट ही है शेप, ठीक है। साइज जो होगा वो चेंज हो जाएगा, साइज चेंजेस बट शेप इज कांस्टेंट, मतलब साइज चेंज हो गया। इसकी डायमेंशंस एल और बी थी पहले, अब एल माइनस डेल्टा एल और कौन सी और दूसरी हो जाएगी बी प्लस डेल्टा बी, इस तरीके से बन गई, मतलब शेप चेंज हो गया, साइज कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेन, और इसमें क्या होता है ये शेप चेंज जो है कांस्टेंट रहता है और साइज सेम साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी को हम डायलेशन बोल देंगे, और इसके लिए यही फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर आता है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन में शेप चेंज होता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। shear strain is measured by the angle through which the body distorts। अब ये एंगल के फॉर्म में मेजर करा जाएगा, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, ये एक सरफेस पे है, ठीक है, और इस तरीके से इस पे कोई फोर्स लगाई जाती है, सपोज हमने एफ फोर्स लगाई, उससे क्या होगा, ये बॉडी जो है इस तरीके से, अब ये इस तरीके से आ गई, इस तरीके से होगी, मतलब इसमें अब शेप भी इसका चेंज हो गया है ना। तो ये जो है यहाँ से ये पहले यहाँ पे थी ना, तो इसका जो एंगुलर चेंज आया, यहाँ पे ये आ गया सपोज फाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ई, शेयर स्ट्रेन है तो इसको हम एस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan फाई, मतलब एंगल के फॉर्म में होगा। अब ये एंगल बहुत स्मॉल होगा ना, तो इसीलिए tan फाई इज इक्वल्स टू फाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर हम देखें, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम ले ले सपोज ए बी ले लेते हैं, और ए बी और ये सी और डी था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सी डैश और डी डैश, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया सी डैश और डी डैश, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पे ये सी था पहले। तो अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखेंगे, क्या आएगी tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर सी सी डैश आ जाएगा, और बेस जो हो जाएगा वो आ जाएगा सी ए, इस तरीके से ये आ जाएगी हमारे पास शेयर स्ट्रेन, ठीक है। ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेन जिसमें डिस्टॉर्शन होगी, और जो नॉर्मल स्ट्रेन होगी उसमें डायलेशन होगी, ठीक है। इसके बाद आती है स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स। स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स हमने इससे पहले देखा था स्ट्रेस टेंसर की मैट्रिक्स, है ना। स्ट्रेस टेंसर की अगर मैं मैट्रिक्स आपके सामने यहाँ ड्रॉ करूं, उसके बाद उसी को देख के हम स्ट्रेन टेंसर की मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, हमने जो स्ट्रेस टेंसर की मैट्रिक्स बनाई थी, हमें पता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो वही याद कर लेना, हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आएगा शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है, यहाँ पे आएगा टाउ एक्स वाई, फिर टाउ एक्स जेड, और यहाँ पे जो बचा हुआ है वाई जेड, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब इसी का ऑपोजिट आ जाएगा यहाँ पे टाउ वाई एक्स, और इसका ऑपोजिट यहाँ पे इसको लिख देंगे टाउ जेड एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टाउ जेड वाई। इस तरीके से हम देखते थे स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। अब अगर इसी फॉर्म में हमने लिखना है स्ट्रेन टेंसर की मैट्रिक्स को, तो वो हमें याद रखना है कि सिग्मा जो है ये था डायरेक्ट स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेन जो होगा वो हमेशा इस तरीके से ई एप्सिलॉन के फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस थी वो टाउ के फॉर्म में थी। अब हम फाई के फॉर्म में लिखेंगे शेयर स्ट्रेन को, ठीक है। हमने देख लिया है कि एंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ हम फाई लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये आ गया सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, ठीक है। ये आ गया दोनों एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड। इसके बाद यहाँ पे आएगा फाई, 3 फाई हो जाएंगे यहाँ, और 3 फाई हो जाएंगे यहाँ, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला एक बार फिर से थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है।
इस तरीके से हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना ये हमेशा जो है ना इसको डिवाइड बाय 2 कर देना है हमेशा, तो मतलब ये हाफ आएगा, हाफ एंगल दोनों का सब में हाफ हाफ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, एक्स वाई, बिल्कुल सेम उसी तरीके से डायरेक्शन एक्स जेड आ जाएगी, यहाँ पे वाई जेड आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी वाई एक्स, और यहाँ पे है जेड एक्स, और यहाँ पे जेड वाई, इसी तरीके से लिख देना। और हमेशा याद रखना है ये जो होगा यहाँ पे हम शेयर स्ट्रेन की जब बात करेंगे तो हमेशा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इस तरीके से इस मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद है शेयर स्ट्रेन। अब जो शेयर स्ट्रेन है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसकी पॉजिटिव वाले की कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा, शेयर स्ट्रेन आएगा, वो आ जाएगा गामा टाइम्स वाई एक्स, और यहाँ पे जो होगा वो होगा गामा टाइम्स एक्स वाई, ठीक है। और ये जो है फाई जो है ना, फाई एक्स वाई जो है वो हो जाएगा गामा टाइम्स एक्स वाई प्लस गामा टाइम्स वाई एक्स, ठीक है। ये दोनों का सम के बराबर हो जाएगा फाई एक्स वाई, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का सम हो गया फाई एक्स वाई, तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, ये आ गया 90 माइनस फाई एक्स वाई, है ना, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस फाई एक्स वाई, और ये है पॉजिटिव शेयर, ठीक है। अब मैं एक और बात बता देती हूँ कि ये जो है इसको हम इस तरीके से 2 टाइम्स गामा एक्स वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है इन दोनों का ये सम हो जाएगा। तो इस हिसाब से गामा एक्स वाई इज इक्वल्स टू फाई एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 आता है, इसीलिए हम उस मैट्रिक्स में इस तरीके से इसको लिख रहे थे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव शेयर, ठीक है। अब मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव शेयर जो होगा वो हो जाएगा 90 माइनस 5 टाइम्स एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा ये एक हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा वाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा गामा एक्स वाई, है ना, इस तरीके से होगा। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 90 माइनस फाइव एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम फाइव एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स गामा एक्स वाई होगा, लेकिन आपको याद रखना है ये नेगेटिव शेयर है, मतलब कि जो वैल्यू आएगी इसकी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, वो फाइव जो होगा वो माइनस टाइम्स फाइव एक्स वाई होगा, ठीक है, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। इस तरीके से नेगेटिव शेयर को हम देखेंगे, ठीक है। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इन अ मटेरियल अंडर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन अ 10 into 10 mm square centered at a point gets deformed shown in the figure, ठीक है। if the shear strain gamma x y at this point is expressed as 0.001 k in radians, the value of k is, अब k की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हमें पता है ये डायग्राम देख के ही हम बता सकते हैं ये नेगेटिव शेयर है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा था ये नेगेटिव शेयर है, तो मतलब कि हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 90 माइनस फाइव एक्स वाई, ठीक है। 90 प्लस फाइव एक्स वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, 90 प्लस फाइव एक्स वाई, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल हो गया ना, तो यहाँ पे ये प्लस फाइव एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 प्लस फाइव एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 0.0005 रेडियंस, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं फाइव एक्स वाई इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 0.005 रेडियंस हो जाता है, ये फाइव एक्स वाई की वैल्यू है, और जो हमें दी हुई है ये गामा एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है। तो मतलब फाइव एक्स वाई हमें पता है क्या होता है, फाइव एक्स वाई की वैल्यू होती है 2 टाइम्स गामा एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स गामा एक्स वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.005, जीरो दो 3 बार 0 है यहाँ पे, ठीक है, 005, और यहाँ पे रेडियंस, तो गामा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0.0005 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 0. ये यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा 0.0025,
ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा गामा एक्स वाई। अब हमें वैल्यू आ गई हमारी 0.0025 जो कि बराबर है 0 पॉइंट। अब ये जो वैल्यू है हम इसको नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव शेयर है, तो हम यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देंगे, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.001 के बराबर। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लिख देते हैं माइनस टाइम्स 25 इंटू 1 2 3 4 5 10 to the power -5 is equals to k times मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3। ठीक है, और यहाँ से k is equals to -25 इंटू 10 to the power -2 यानी कि -0.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये k की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने गलती से ऐसे लिख दिया है, इसका ऑप्शन यहाँ पे था -0.25। ठीक है, ये ऑप्शन था हमारे पास और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है,